हेलो आई एम प्रिंस एंड यू आर वाचिंग फिनोलिस्ट ऑफ केमिस्ट्री। कैसे दोस्तों? आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन आफ्टर विल मूव ऑन द टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस। तो किस तरह से रिएक्शंस के अंदर बॉन्ड फिशन होता है, बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होता है, उसके अंदर से कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, वो सभी एक बात आज के लेक्चर में करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो हियर इज द कॉन्सेप्ट कि जिसके अंदर बताया है कि कोई भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसको हम कहेंगे सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर अटैक हो रहा है। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल से हम डिटेल में समझते हैं कि से सपोज इट इज CH3 इट इज अ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप और उसके साथ ज्वाइन है Br दैट इज ब्रोमीन और इसका अटैक हम कर रहे हैं जैसे NaOH के साथ अटैक कर रहे हैं, देन Na+ एंड OH- के फॉर्म में बनेगा एंड जनरेट हो जाएगा इसका, एंड दिस इज कॉल्ड द अटैकिंग रिएजेंट। तो जो अटैक कर रहा है कार्बन के ऊपर, जो मॉलिक्यूल नया बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, उसे हम कहेंगे अटैकिंग रिएजेंट। इसे हम ER कहते हैं, अटैकिंग रिएजेंट कहेंगे, अटैकिंग रिएजेंट, एंड इट विल फॉर्म द इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट कैसे बनेगा? तो देखिए Br जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा, बिकॉज Br को पता है कि OH- आने वाला है। सो Br के फॉर्म में चला जाएगा, देन इट विल फॉर्म Br- एंड कार्बन। आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स थे वो Br लेके चला गया, इसलिए कार्बन के ऊपर कैसे चला जाएगा? पॉजिटिव चला जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कार्बोनियम आयन और इट इज ऑल्सो नोन एज ए कार्बोकैटायन। सो ये बात आज के लेक्चर में समझनी है, हम आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए अब क्या होगा। अब OH- कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, देन OH- जैसे ही ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? देन इट विल फॉर्म कार्बन OH एंड देन आफ्टर CH3 आपको पता है ना, ये H3C लिखता हूं मैं बिकॉज कार्बन कार्बन की सिर्फ बॉन्डिंग के लिए, वैसे CH3 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। सो यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है वो Na+ एंड Br- बना के क्या बनेगा? NaBr बन जाएगा। सो यू कैन सी सिंपली कि दिस इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट को हम I से बताते हैं, इट इज द इंटरमीडिएट। ओके, सो कार्बन के ऊपर अपना फोकस है इसलिए कार्बन को इंटरमीडिएट कहेंगे, Br- को इंटरमीडिएट नहीं करेंगे, एंड Br- Na+ के साथ ज्वाइन हो गया, देन NaBr इज कॉल्ड बाय प्रोडक्ट। तो ऐसे केस के अंदर आपको प्रोडक्ट क्या मिली? देन प्रोडक्ट इज अल्कोहल। सो इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आपको एक प्रोडक्ट भी मिल सकती है, प्रोडक्ट्स भी मिल सकती है। तो अल्टीमेटली जिसके ऊपर फोकस है दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। तो इसे हम क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट कहेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। और हमने ये जो सारे वन बाय वन स्टेप वाइज रिएक्शन लिखे तो उसको हम क्या कहेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म कहेंगे। ओके, सो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ऐसे स्टेप्स आएंगे। ओके, एंड देन हमने जो बात की तो अटैकिंग रिएजेंट, तो जो OH- है, OH- जिसने कार्बन के साथ नया बॉन्ड बनाया, देन OH- रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिएजेंट। इसे हम क्या कहेंगे? रिएजेंट कहेंगे। सो इस तरह से फॉर्म होता है ये पूरा रिएक्शन। अब लोग एक बार देख लीजिए। बॉन्ड ब्रेकिंग को कहते हैं बॉन्ड फिशन, जिसका दूसरा नाम है क्लीवेज। तो किस तरह से हम ब्रेकिंग करते हैं बॉन्ड का? तो यहाँ पे टोटल 2 टाइप्स है। द वन दैट इज अ होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। तो होमोलाइटिक को होमोलिसिस भी कई बार कहा जाता है, एंड द सेकंड पार्ट इज अ हेटेरोलाइटिक, और इसे हेटेरोलिसिस भी कहा जाता है ऑब्वियसली। ओके, तो हम समझते हैं होमोलिसिस क्या होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन क्या होता है। तो मैं फर्स्ट हेडिंग डालता हूं, दैट इज होमोलाइटिक और होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। सो इन द केस ऑफ द होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, जो बॉन्ड होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और सनलाइट ब्रेक हो जाता है। सो वी कैन से दैट Rx, और हमने यहाँ पे सप्लाई की हीट और यहाँ पे सनलाइट, सनलाइट को H nu से बताते हैं। तो जब भी इस तरह से होता है देन द
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के ईच इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, ईच इलेक्ट्रॉन मूव विद द बॉन्डेड एटम्स, मतलब कि इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जब आप मूवमेंट बताता है, हमने रेजोनेंस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट बताए थे ऐसे, तो हम इस तरह से एरो शो करते हैं, ओके। लेकिन जब एक एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तब हमें फिश हुक, इस एरो का नाम क्या है, फिश हुक एरो है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे, देन इट विल फॉर्म व्हाट, दैट आर के ऊपर डॉट लग जाएगा एंड एक्स के ऊपर डॉट लग जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फ्री रेडिकल कहेंगे, फ्री रेडिकल नाम है जो प्रोडक्ट्स जनरेट हुई यहाँ पे, तो इनका नाम है अल्काइल फ्री रेडिकल। एंड एक्स जो डॉट जनरेट हुआ है उसका नाम है हेलोजन फ्री रेडिकल, मतलब कि Cl डॉट हो सकता है, ये Br डॉट हो सकता है, I डॉट हो सकता है। सो ऐसे केस के अंदर इस जो फ्री रेडिकल जनरेट होता है वो केमिकली कैसे होता है, दैट केमिकली दे आर एक्टिव, कैसे, तो ऐसे केस के अंदर हम कार्बन कंसीडर करते हैं एंड हाइड्रोजन कंसीडर करते हैं, जैसे मिथाइल ग्रुप है और उसके साथ यहाँ पे Cl ग्रुप ज्वाइन है, तो ऐसे केस के अंदर Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसलिए कार्बन डॉट जनरेट हो गया, Cl डॉट जनरेट होगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे कार्बन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए उसका लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन करिए, लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन से हमको पता चलता है कार्बन के साथ है हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ है हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ है हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन, देन आउटर मोस्ट में, कार्बन के आउटर मोस्ट में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो मतलब क्या है इसका, मतलब है इसका हेप्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो हेप्टेट से ऑक्टेट बनाना चाहेगा ऑब्वियसली, तो हेप्टेट से अगर ये ऑक्टेट बनाना चाहेगा तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहेगी, इसलिए फ्री रेडिकल्स ऑलवेज केमिकली एक्टिव रहते हैं, बट रिमेंबर इट इज हैविंग नो चार्ज, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये तो कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन है, तो उसका कोई चार्ज नहीं गिना जाएगा, ओके। सो यहाँ पे इसको हम कहेंगे केमिकली एक्टिव बट चार्जली इट इज न्यूट्रल। सो हम इसकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं कि फ्री रेडिकल किस तरह से स्टेबिलिटी गेन करते हैं। So stability of free radical can be explained by the hyperconjugative form, जैसे हम लेते हैं एग्जांपल के फॉर्म में इथाइल फ्री रेडिकल, तो इथाइल फ्री रेडिकल को हम इस तरह से शो करेंगे कि C then after H H H then after C H2 and dot। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये जो डॉट है, मतलब कि इसके जो दो इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से ये इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाएंगे बॉन्ड में, ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर चले जाएंगे बॉन्ड में, देन इट विल फॉर्म H C H, डबल बॉन्ड हो जाएगा एंड CH2 हो जाएगा एंड H, तो ये जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, अकेला रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये यहाँ पे H के ऊपर डॉट बताएगा। वैसे बारी बारी यहाँ पे और दो हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स भी आ सकते हैं, जैसे हमने प्लस चार्ज के लिए देखा था, वैसे ही यहाँ पे है एक एक डॉट। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि इस कार्बन के ऊपर ऑलरेडी डॉट है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, मतलब कि अल्टीमेटली इनके जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे अपने आप जुड़ जाएंगे, देन दे विल फॉर्म द बॉन्ड, दैट इज डबल बॉन्ड। तो इस तरह से इसके कितने मिलेंगे, 1 2 एंड 3, और इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स मिलेंगे। तो वैसे हम एक शॉर्टकट भी तो लगा सकते हैं ना, इसके ऊपर बॉक्स बना दो। अब बॉक्स बना के बाजू वाले कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 3, ओके, एंड 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स मिलेंगे, तो इसको हम कहते हैं इथाइल फ्री रेडिकल। तो इथाइल फ्री रेडिकल के बाजू में है एक कार्बन के जिसके ऊपर है 3 हाइड्रोजन, तो इस तरह से इसके मिलेंगे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स। अब हम क्या करते हैं, एक कंपैरिजन ले लेते हैं, जैसे C CH3 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 डॉट, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टर्शियरी फ्री रेडिकल, मतलब कि टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। टर्शियरी क्यों, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द 3 अदर कार्बन एटम्स। इसको हम प्राइमरी कह सकते हैं बिकॉज इट इज अटैच्ड टू द 1 कार्बन एटम, मतलब कि कार्बन के जिसके ऊपर डॉट है वो कितने कार्बन के साथ ज्वाइन है, कार्बन के ऊपर डॉट दैट इज अटैच्ड विद द 1 कार्बन एटम। इसका मतलब ये है कि ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, ये है
टर्शरी फ्री रेडिकल। अब सेकेंडरी फ्री रेडिकल देखते हैं, CH3H CH3, इसे हम क्या कहते हैं, सेक प्रोपाइल फ्री रेडिकल ऑब्वियसली। एंड देन नेक्स्ट हम देखते हैं CH3 CH2 डॉट, लास्ट में हम देखते हैं CH3 डॉट। तो सबके अलग अलग कितने मिलेंगे, देन आई एम जस्ट राइटिंग हियर इट इज अ टर्शरी, इट इज अ सेकेंडरी, इट इज अ प्राइमरी, और ये है बेचारा मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये कार्बन इट इज एसोसिएटेड विद 3 अदर कार्बन एटम्स, तो हमें बॉक्स कर देना है शॉर्टकट लगाने के लिए। कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स मिलेंगे भाई, देन 1 2 3, और तीनों के ऊपर तीन तीन हाइड्रोजन्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि 3 + 3 + 3 you will get 9 hyperconjugative forms. Then here you will get not of the same carbon, मतलब कार्बन के जिसके ऊपर डॉट है उसका हाइड्रोजन हाइपरकॉन्जुगेटिव फॉर्म्स नहीं देता, ओके मतलब ये नहीं देंगे, हाँ लेकिन ये 3 + 3 मतलब 6 हाइपरकॉन्जुगेटिव फॉर्म्स मिलेंगे। वैसे ही यहाँ पे मिलेंगे आपको 3, आगे मैंने आपको समझाया वैसे ही हाइपरकॉन्जुगेटिव फॉर्म्स। एंड लास्ट में एक भी नहीं, मतलब 0 हाइपरकॉन्जुगेटिव फॉर्म्स। OHCF नहीं है, 0 है, 0 हाइपरकॉन्जुगेटिव फॉर्म्स। तो इसका मतलब ये है कि जिसका हाइपरकॉन्जुगेटिव फॉर्म सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा स्टेबल। तो इसका मतलब ये है कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हमेशा जाती है 3 to 1, ऑलवेज रिमेंबर 3 to 1, ऐसे क्या करो 3 to 1, इट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी। तो फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी के अंदर मिथाइल सबसे लास्ट में आता है बिकॉज उसके साथ कोई हाइपरकॉन्जुगेटिव फॉर्म्स नहीं है। एंड इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल, सेक प्रोपाइल, इथाइल फ्री रेडिकल। ऐसे आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इथाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, व्हाई? तो आपको इस तरह से बताना है कि इसके हाइपरकॉन्जुगेटिव फॉर्म्स यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पे लेस मिल रहा है, आंसर हो गया, ओके। फ्री रेडिकल्स कैन आल्सो बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट। तो जैसे एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं कि CH2 डॉट एंड देन आफ्टर CH डबल बॉन्ड CH2 है, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ जाएगा और ऊपर से ये जो बॉन्ड है उसका, ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स मतलब डबल बॉन्ड से ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, तो ये दोनों बॉन्ड्स बना देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड्स बनाएंगे देन CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा CH एंड देन आफ्टर CH2 के ऊपर वापस डॉट आ जाएगा, ओके। एंड वाइस वर्सा, वैसे ये जो बॉन्ड है यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे देंगे, तो इस तरह से ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो फ्री रेडिकल कैन आल्सो बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट। So in the case of the heterolytic bond fission, the bond will be broken in such a way that इलेक्ट्रॉन्स दोनों में से किसी एक के पास चले जाएंगे, दूसरे के पास रहेगा ठेंगा, मतलब कुछ नहीं। देखते हैं कैसे, CH3Br एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, Br जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे ना वो इलेक्ट्रॉन्स ले जाएंगे, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन खुद का तो ले जाएंगे, कार्बन का भी ले जाएंगे, देन इट विल फॉर्म CH3+ और इसे हम कहेंगे Br-। तो CH3+ के आउटर मोस्ट में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, टोटल मिला के कार्बन जिसकी अटैचमेंट है सिर्फ 6 बॉन्ड्स के साथ, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, 3 बॉन्ड्स के साथ, यू कैन से सिर्फ 3 हाइड्रोजन के साथ उसका बॉन्डिंग है, ऐसे कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, दैट इज कॉल्ड हेक्सेट या फिर सेक्सटेट भी कहते हैं इसे। तो इस तरह से यहाँ पे हेक्सेट मिल जाएगा आपको। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का टोटल मिला के यहाँ पे बॉन्डिंग हो रहा है, और ऊपर से 8 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन पीछे हैं, देन दे आर ऑफ सीकिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। फाइल इट मींस दैट इन सर्च ऑफ, एंड इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की सर्च में जो स्पीशीज है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल, और ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और
ये जो रहेंगे Br- इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। इसका नाम है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? इन सर्च ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कि पॉजिटिव स्पीशीज की वो सर्च में है। बिकॉज यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये है इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीशीज। तो यहाँ पे ये कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया है, इसलिए उसका नाम ये भी हो सकता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैशन नहीं है, कार्बोकैटायन है। और इट इज ऑल्सो नोन एज ए कार्बोनियम आयन। तो इस तरह से बनते हैं कार्बोनियम आयन। तो मतलब कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसे हम कहेंगे कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोकैटायन। कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आया तो उसे हम क्या कहेंगे? कार्बेन आयन। तो बात ये समझनी है कि ये हेट्रोलाइटिक कैसे हुआ। कि हेट्रोलाइटिक ऐसे हुआ कि Br ने कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो दोनों में से एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। सो सेकेंड केस हम ऐसा समझते हैं कि कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ज्वाइन है, जैसे CH3Z एंड Z इज इलेक्ट्रॉन डोनर, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। देन इट इज आल्सो नोन एज अ हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। सो जो शेयर्ड पेयर है उसके एक साइड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, दूसरी साइड कुछ नहीं बचेगा। देन Z के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, CH3 के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। से हम क्या कहेंगे? कार्बन आयन कहेंगे, कार्बन आयन। और इट इज आल्सो नोन एज अ लुईस बेस। ऑब्वियसली ये बात भी नहीं भूलनी आपको कि इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास ज्यादा होते हैं तो उसको कहते हैं लुईस बेस, जिसके पास नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? लुईस एसिड। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन पहचानिए? ऑब्वियसली दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। एंड वी कैन आल्सो से दैट कि Z के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया है तो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट इज इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट। एंड वी कैन आल्सो से दैट कि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। कार्बन के आसपास आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 एंड 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स। जो Z का इलेक्ट्रॉन था ना वो भी कार्बन ने ले लिया। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। So now let's understand the stability of carbocation and stability of carbanion। किस तरह से ये ज्यादा स्टेबल होता है, कौन कौन सी इफेक्ट्स इसके ऊपर लगती है, कौन कौन से ग्रुप इसको ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं, सब मैं आपको समझाता हूँ, देख लीजिए। So according to the definition of the carbocation, तो carbocation इसे कहेंगे the species having a carbon atom possessing 68 मतलब 6 electrons and a positive charge that is called carbocation। मतलब कि एग्जांपल दिया यहाँ पे CH3+, it is called methyl carbocation। So carbocations are classified as a primary, secondary, tertiary। जैसे हमने फ्री रेडिकल को क्लासीफाई किया वैसे ही बहुत ही सिंपल सी बात है कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन इसे कहेंगे कि जिसके अंदर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और ये कार्बन इट इज़ अटैच्ड विद द 3 अदर कार्बन एटम्स, सो इट इज़ कॉल्ड टर्शियरी। और ये 4 कार्बन्स मिलके ब्यूटाइल बनाएंगे, सो इट इज़ कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। Then after in the second case you can see that carbon it is attached with the 2 other carbon atoms, so it is a propyl। और सेकेंड कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? सेक प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल। सेक का मतलब है सेकेंडरी। एंड लास्ट में है इथाइल कार्बोकेटाइन, तो इथाइल ग्रुप के जिसके अंदर कार्बन इट इज अटैच विद द 1 कार्बन एटम, दैट इज व्हाई इट इज प्राइमरी। यहाँ पे जो कार्बन एटम पॉजिटिव चार्ज वाला है इट इज अटैच विद द 2 अदर कार्बन एटम्स, सो इट इज अ सेकेंडरी। दिस कार्बन इज बॉन्डेड विद द 3 अदर कार्बन एटम्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टर्शियरी। लास्ट में बनेगा मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो ऑब्वियसली हम हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट से ही पता लगाएंगे एट कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। तो इसके ऊपर हम बॉक्स कर देंगे, तो इस कार्बन के हाइड्रोजन्स नहीं काउंट करे जाएंगे, इसके बाजू में जितने कार्बन है उसके हाइड्रोजन, मतलब कि अल्फा हाइड्रोजन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 3, तो यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स मिलेंगे जैसे हम फ्री रेडिकल के अंदर समझते थे वैसे ही। यहाँ पे आपको 3 + 3 6 मिलेंगे, ये नहीं काउंट किया जाएगा। एंड
3 + 3 + 3 मतलब कि 9, देन ऑब्वियसली 9, 6, 3 एंड 0। सो यहाँ पे 0 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, देन आफ्टर सेकेंडरी, देन आफ्टर प्राइमरी। सो इसको भी हम इसी तरह से मानेंगे दैट कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी इज अ 3-2-1। ओके, इट इज़ ऑल्सो 3-2-1। सो कार्बोकेटायंस आर हाईली अनस्टेबल एंड इट इज़ अ रिएक्टिव स्पीशीज़, और ये चार्जली पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, वो आपको याद रखना है। यहाँ पे दूसरी लाइन्स कुछ लिखी है, आपको बराबर ध्यान से समझिए कि एज I+ ग्रुप इंक्रीजेस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स मिल जाए, जैसे CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे जिसे हम कहते हैं EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो जितने EDG इंक्रीज हो वैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब है I+ से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है स्टेबिलिटी के, और I- जैसे कि F है, Cl है, Br है, तो ऐसे कोई ग्रुप्स अगर ज्वाइन होते हैं देन I- इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मतलब कि वो कार्बोकेटायन लीस्ट स्टेबल होगा। और यहाँ पे मेसोमेरिक और यहाँ पे आप समझ सकते हैं रेजोनेंस इफेक्ट भी यूज़ हो रही है, जैसे हमने फ्री रेडिकल के अंदर समझा है वैसे ही। देन यू कैन सी हियर ऑल्सो मेसोमेरिक इफेक्ट ऑफ अलाइल। अलाइल ग्रुप का मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके बाजू में एक कार्बन होगा और वो कार्बन डबली बॉन्डेड होगा, मतलब कि दिस इज अल्फा कार्बन एंड इफ द अल्फा कार्बन इज डबली बॉन्डेड देन इट इज कॉल्ड अलाइल। मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के बाजू वाला कार्बन, आप इसे अल्फा मानते हैं तो इसे बीटा मानिएगा। इफ द बीटा कार्बन इज डबली बॉन्डेड नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज विल बी नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, मतलब कि एक कार्बन को छोड़ के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस भी हो सकता है, मतलब कि मेसोमेरिक इफेक्ट भी हो सकती है। डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, जैसे ही ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब ये बॉन्ड ये पोजीशन छोड़ के निकल गए, इसलिए इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। सो वाइस वर्सा वापस ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे भी आएंगे तो वापस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि रेजोनेंस से भी इनका स्टेबलाइजेशन होता है। दूसरी पर्टिकुलरली रेजोनेंस इफेक्ट समझते हैं तो रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर है R+ ग्रुप, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही हो रहे हैं यहाँ पे जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। सो जैसे ही R+ इंक्रीज होंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल रिंग कंटेनिंग कार्बोकेटायन इंक्रीज होगी। तो रिमेंबर कि R- मतलब कि -R ग्रुप्स हुए, आपको पता है ऑलरेडी रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर मैंने ऑलरेडी +R एंड -R ग्रुप्स का लिस्ट शो कर दिया है, उसके अंदर आप देख लीजिए। जैसे NO2 ग्रुप है, इट इज़ अ -R इफेक्ट, एंड जैसे OH ग्रुप है, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टू द बेंजीन रिंग, सो इट इज़ कॉल्ड +R ग्रुप। सो ये +R ग्रुप अगर होंगे देन स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे, एंड -R होंगे देन स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। सो अल्टीमेटली +R ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन है, आप देख सकते हैं, इसे हम कहेंगे बेंजाइल कार्बोकेटायन, बेंजीन रिंग उसके साथ एक कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इतना पार्ट होता है उसे हम कहते हैं बेंजाइल कार्बोकेटायन। लेकिन यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप है एंड OH इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे देखिए -R ग्रुप, तो -R ग्रुप के अंदर मैंने बताया है यहाँ पे NO2 ग्रुप, इट इज़ ऑल्सो बेंजाइल कार्बोकेटायन, और NO2 ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, मतलब कि ये लीस्ट स्टेबल होगा। मतलब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं देन इट विल बी मोर स्टेबल देन दिस, इट विल बी लेस स्टेबल। सो ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। एंड फाइनली यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बताया है कि फाइनल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। तो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हो जाएगा फिनाइल कार्बोकेटायन, मतलब इस तरह से बेंजीन रिंग और उसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, और बेंजीन रिंग के साथ साइड चेन में एक कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, देन इट्स कॉल्ड बेंजाइल कार्बोकेटायन। ये चीज़ें जो है आपको याद ही रखनी है और कुछ नहीं। एलाइल जिसके अंदर हमने समझा ये है एलाइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप सबसे पहले समझे हम, अल्काइल ग्रुप यू कैन सी दिस आर ऑल अल्काइल। एंड विनाइल, विनाइल का मतलब क्या है कि C+C होगा और यहाँ पे ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जैसे हम कहेंगे विनाइल ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? बेंजाइल होता है, बिकॉज यहाँ पे बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है कार्बोकेटायन को,
एलाइल ग्रुप के अंदर भी मेसोमेरिक इफेक्ट हो सकती है, जैसे हमने आगे देखा यहाँ पे। अल्काइल के अंदर भी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आती है, मतलब कि अगर हम अल्काइल ग्रुप देखें एंड बेंजाइल एलाइल देखें, देन बेंजाइल इज अ मोर स्टेबल बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिस्पर्स हो रहे हैं। एलाइल ग्रुप के अंदर इतना नहीं हो रहा है, और अल्काइल ग्रुप के अंदर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है। और जब भी इंडक्टिव इफेक्ट होती है, रेजोनेंस इफेक्ट होती है, देन रेजोनेंस इफेक्ट इज प्रीडोमिनेंट। विनाइल के अंदर कोई ऐसा शिफ्टिंग नहीं हो रहा है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर विनाइल काफ़ी अनस्टेबल होता है, विनाइल कार्बोकेटायन। एंड लास्ट में है फिनाइल। तो बेंजीन रिंग, इसमें और इसमें डिफरेंस समझिए। यह है बेंजीन रिंग के ऊपर कोई पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसे केस के अंदर जो डबल बॉन्ड्स घूमने चाहिए, मतलब कि रेजोनेंस होना चाहिए, वो रेजोनेंस यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। याद रखिए, रेजोनेंस तब होता है कि जब बाहर कोई साइड चेन में एक ग्रुप है, उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है या फिर इलेक्ट्रॉन है। अगर बेंजीन रिंग का कार्बन खुद ही पॉजिटिव चार्ज गेन कर ले तो डबल बॉन्ड शिफ्ट नहीं हो सकते, देन रेजोनेंस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही रेजोनेंस स्टॉप हो जाएगा, इट विल बी द लीस्ट स्टेबल। तो अब ये ऑर्डर को खास याद रखें। सो वैसा ही है यहाँ पे कार्बन आयन स्टेबिलिटी। पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कार्बन आयन किसे कहेंगे। द स्पीशीज हैविंग कार्बन एटम पोजेसिंग ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बन आयन। तो कार्बन आयन को भी हमने जैसे कार्बोकेटायन के अंदर क्लासीफाई किया था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, वैसे भी यहाँ पे भी होगा प्राइमरी, इसे ही कहेंगे। ये बात फिक्स होती है कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर ये एक कार्बन के साथ ज्वाइन है देन इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बन रही है कि अगर आई प्लस ग्रुप इंक्रीज होंगे तो स्टेबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज होगी, क्योंकि आई प्लस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। कार्बोकेटायन में ये उल्टा था। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब कि CH3 ग्रुप जितने इंक्रीज होंगे वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ इतना है कि CH3 ग्रुप एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ऑलरेडी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स तो है, मतलब कि ये अनस्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप इस स्पीशीज़ को अनस्टेबल करते हैं। तो जितने लीस्ट CH3 ग्रुप होंगे उतना वो ज़्यादा स्टेबल होगा। देन ऑब्वियसली द ऑर्डर इज़ व्हाट? देन ऑर्डर इज़ अ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इसका मतलब है मिथाइल कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद प्राइमरी होगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी। सो आई प्लस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। आई माइनस ग्रुप जैसे इंक्रीज होंगे, जैसे कोई NO2 ग्रुप लग जाता है यहाँ पे, तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ओके, एंड रिमेंबर द कार्बन आयन स्टेबिलिटी इट इज़ अ 1 2 3। ओके, अब मेसोमेरिक इफेक्ट कार्बोकेटायन को जिस तरह से स्टेबल करती थी वैसे ही कार्बन आयन को भी स्टेबल करेगी। तो मेसोमेरिक ग्रुप ऑफ अलाइल ग्रुप, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे हम कहेंगे अलाइल ग्रुप। कार्बन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर इसको कहते हैं अल्फा तो ये हो जाएगा बीटा। तो बीटा कार्बन इट इज़ अ डबली बॉन्डेड, देन इट इज़ कॉल्ड अलाइल ग्रुप। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड में, तो इस तरह से हो जाएगा। और वापस ये जो बॉन्ड है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से चलता रहेगा। तो मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट इट इज़ स्टेबिलाइजिंग द एलाइल ग्रुप्स ऑफ कार्बोनायन, हाँ कार्बोनायन कहेंगे इसे। तो रेजोनेंस इफेक्ट का अब क्या यूज़ है? देन रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर प्लस आर ग्रुप है, तो वैसे ही जैसे आई प्लस ग्रुप के अंदर समझे थे हम, आई प्लस क्या करता है? स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करता है। वैसे यहाँ पे प्लस आर ग्रुप होंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल रिंग कंटेनिंग कार्बन आयन यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है अगर प्लस आर ग्रुप है तो। यू कैन सी हियर प्लस आर ग्रुप एंड नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे, रिंग के ऊपर ऑलरेडी इसके रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, देन नेगेटिव एंड नेगेटिव रिपल्जन होने लगेगा। अगर प्लस आर ग्रुप की जगह पे माइनस आर ग्रुप लगाए, जैसे NO2 ग्रुप्स हैं, NO2 ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे आएंगे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो प्लस आर डिक्रीजिंग इफेक्ट है, माइनस आर इंक्रीजिंग इफेक्ट है। तो फाइनल स्टेबिलिटी ऑर्डर
देख लें। देन बेंजाइल ज़्यादा स्टेबल होते हैं एलिलिक से, बिकॉज इसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा होती है। एलाइल ग्रुप के बारे में बात करें तो अल्काइल से ये ज़्यादा, और अल्काइल के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये कार्बन आयन का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर कार्बन आयन, शॉर्ट में इसे याद कर लीजिएगा। विनाइल मतलब कि अल्फा कार्बन खुद ही डबल एट बॉन्डेड है, देन विनाइल भी अनस्टेबल होता है, एंड फिनाइल और अनस्टेबल हो जाएंगे। ये हमेशा याद रखें, फिनाइल एंड फिनाइल ये हमेशा लास्ट में ही आएंगे, एंड स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे ख़त्म होता है। So it was the stability of the carbanion and carbocation, and now we are just considering that what are the nucleophiles, what are the electrophiles. Definition देखते हैं, उसके examples देखते हैं. Let's see. So what do you mean by nucleophile and electrophile? ऐसा क्वेश्चन आपको खास पूछते हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको समझा भी रहा हूँ। A reagent that brings an electron pair, मतलब कि जब भी डिसोसिएशन होता है और या फिर बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, बॉन्ड फिशन होता है, तब जो इलेक्ट्रॉन्स खींच के ले जाते हैं उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। सो ये न्यूक्लियस सीकिंग होते हैं। फाइल का मतलब क्या है? सीकिंग, इन सर्च ऑफ, और ये पॉजिटिव चार्ज के सर्च में होते हैं बिकॉज खुद नेगेटिव होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियस सीकिंग एंड द रिएक्शन इज देन कॉल न्यूक्लियोफिलिक, मतलब कि अगर कहीं पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, मतलब कि नेगेटिव चार्ज किसी के साथ ज्वाइन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं, या फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं, ऐसा कहते हैं। रिएजेंट दैट टेक्स अवे द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कि ये इन्होंने इलेक्ट्रोफाइल कैसे बने हैं? देन इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स गंवाए हैं, मतलब कि रिड्यूस किए हैं अपने अंदर से, किसी को डोनेट कर दिए हैं, तो ये अब इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देन द रिएक्शन अगर इलेक्ट्रोफाइल की वजह से हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। सो ड्यूरिंग द पोलर रिएक्शन का मतलब क्या है? जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिक साइड एंड इलेक्ट्रोफाइल वाइस वर्सा, मतलब कि ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ज्वाइन होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ज्वाइन होंगे। अ कर्व्ड एरो नोटेशन इज यूज्ड टू शो द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल। सो हियर आर द सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। ऑब्वियसली जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। तो OH माइनस हाइड्रोक्साइड, Cn माइनस को साइनाइड कहेंगे। R3C माइनस, मतलब कि ये टर्शियरी कार्बन आयंस, मतलब ऑल कार्बन आयंस आर न्यूक्लियोफाइल्स। H2N माइनस, मतलब कि NH2 माइनस, C2H5O माइनस, इथॉक्साइड। एंड कुछ ऐसे भी स्पीशीज है कि जो न्यूट्रल है तो भी उसे हम न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, बिकॉज दे हैव एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी अटैक कर सकती है, तो ये न्यूट्रल के सारे एग्जांपल्स हैं। एंड इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, लुईस एसिड होंगे, ये लुईस बेस होंगे। देन मिथाइल, ऑल कार्बोकेटायंस, मिथाइल कार्बोकेटायन, एसाइल कैटायन, इसे हम एसाइल कैटायन कहेंगे, याद रखिएगा। देन नाइट्रो ग्रुप, Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, इन सब को हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। कुछ ऐसे भी न्यूट्रल होते हैं कि जो सीकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, आपको सिर्फ याद रखना है। अदर एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स आई हैव जस्ट लिस्टेड आउट, आप उसको याद कर लीजिएगा। Now we are understanding that types of reaction, किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अलग अलग रिएक्शंस आते हैं। बहुत ही ध्यान से समझिए बिकॉज इसका 12th में बहुत ज्यादा यूज है। ओके, लेट्स सी। सो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमेशा स्टूडेंट्स को याद रखने होता है। इनके ऊपर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो आप इसको अच्छी तरह से इनके कॉन्सेप्ट को याद रखिए, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड है एडिशन रिएक्शन, थर्ड इज एलिमिनेशन, एंड लास्ट है रीअरेंजमेंट। एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ कि जैसे सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है, तो पुराना जाएगा नया आएगा, जैसे हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के अंदर नए ऐड होंगे, पुराने नहीं जाएंगे, मतलब कि कोई भी स्पीशीज़ होगी वो नहीं जाएंगे। एंड एलिमिनेशन के अंदर सिर्फ रिडक्शन होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या फिर स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगी। एंड रीअरेंजमेंट के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इनके अंदर जो अरेंजमेंट है वो वापस नई जनरेट होगी, न्यू अरेंजमेंट होगी।
देन फर्स्ट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आप देखें, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कोई चेंज नहीं ऑब्जर्व होगा। देन इन दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन एलिमेंट्स और ग्रुप्स आर डिस्प्लेस्ड ओनली। ये एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में एच न्यू मतलब सनलाइट, तो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर एच और सी एल निकल जा रहे हैं एंड एच की जगह पे सी एल आ जाएगा। यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन है जिसके अंदर बी आर ने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गए एंड एच एस माइनस यहाँ पे ज्वाइन हो गया। ओके, तो जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक हो गए, नए कोई स्पीशीज के साथ बॉन्ड बना देगा। जैसे ओ एच यहाँ से निकला, बी आर यहाँ पे आ गया। द सेकेंड रिएक्शन इज द एडिशन रिएक्शन। इन द एडिशन रिएक्शन जो बॉन्ड्स होंगे वो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड हो सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का यहाँ पे चेंज आपको ऑब्जर्व मिलेगा, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा sp2 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 sp3 या फिर sp2 to sp3, राइट। सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। सो ऐसे केस के अंदर पाई बॉन्ड्स जो होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे और नए बॉन्ड्स जनरेट करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड था, अब H2 है मतलब एक H इसके साथ जाएगा, एक H इसके साथ जाएगा, देन CH3 हो जाएगा। देन कार्बन की वैलेंसी कोई भी केस के अंदर 4 रहनी चाहिए, और 4 वैलेंसी मेंटेन करने के लिए बॉन्ड जो होगा सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, इसलिए पाई बॉन्ड वीक है तो ब्रेक हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए Cl जो है वो सेकेंड कार्बन के साथ ज्वाइन होगा, हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन के साथ ज्वाइन होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड जनरेशन हुआ। देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 to sp3 हो गया, then this is called the addition reaction. The next reaction is the elimination reaction. Elimination reaction is the opposite of the addition reaction, कि जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड से डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकते हैं। सो ये सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड में कन्वर्जन है, तो हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होगा, मतलब कि sp3 से sp2 हो जाएगा, sp3 to sp हो सकता है या फिर sp2 to sp भी हो सकता है। सो ऐसे केस के अंदर हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि जैसे अल्कोहलिक KOH, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ये आ रहा है और 12th में भी आएगा। देन K जो है K वो Cl को लेके निकल रहा है, देन KCl यू कैन सी OH माइनस H प्लस, तो यहाँ पे H2O निकल जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा CH2 CH2। तो CH2 CH2 अब वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, डबल बॉन्ड। यू कैन सी सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड जनरेशन हुआ, बाकी सारी स्पीशीज निकल गई, जिसे हम क्या कहेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकेंड केस के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। अगर अल्कोहल को हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करें एट 443 केल्विन टेम्परेचर, तो CH2 यहाँ से एक H निकलेगा, CH2 यहाँ से OH निकलेगा, देन CH2 बीच में हम ऐड कर देंगे डबल बॉन्ड, देन इथीन इज फॉर्म्ड। तो ऐसे केस के अंदर रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, जिसके अंदर सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड जनरेशन हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, अब मेन प्रोडक्ट के अंदर हो गया sp2, सेम sp3 sp2, देन दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शंस। So the next reaction is the rearrangement reaction, कि जिसके अंदर इन दिस टाइप ऑफ द रिएक्शंस एलिमेंट्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। मतलब कि अगर मैं आपको हिंट दे दूँ, देन हिंट इज़ ओनली दैट यू हैव टू फॉर्म द आइसोमर्स। जैसे ब्यूटेन यहाँ पे लिया है, देन ब्यूटेन इनका रिएक्शन करेंगे एल्यूमिना, इसे हम क्या कहते हैं, एल्यूमिना कहते हैं, Al2O3। इनके साथ जैसे ही रिएक्शन करेंगे आइसोमेरिज्म ऑब्टेन होगी, मतलब कि आइसोमर्स ऑब्टेन होंगे इनके, मतलब कि एक आइसोमर यहाँ पे बताया जिसे हम कहेंगे 2-मिथाइल प्रोपेन। सो इट इज़ ओनली रीअरेंज्ड, ना कोई मॉलिक्यूल बाहर निकला है, ना कोई हाइब्रिडाइजेशन का चेंज हुआ है। सेकेंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जिसके अंदर आपको समझना है कि अगर हम इस तरह से ऐड करते हैं, जैसे HBr हमने ऐड किया, तो क्या होना क्या चाहिए कि OH निकलना चाहिए, उसकी जगह पे Br आ जाना चाहिए, देन इट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। CH3 अपनी पोजीशन लेके यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, देख सकते हैं आप आंसर के अंदर, एंड CH3 CH3, तो यहाँ पे CH3 नहीं है, लेकिन CH3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे OH होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे OH नहीं है, उसकी जगह पे Br है। तो इसका मतलब है कि OH
बी आर से सब्सटीट्यूट हुआ देन इट इज़ कॉल्ड सब्सटीट्यूशन। लेकिन रीअरेंजमेंट भी हुई, बी आर यहाँ पे होना चाहिए, उसकी जगह पे बी आर यहाँ पे है और CH3 यहाँ से यहाँ पे आ गया, देन इट इज़ कॉल्ड रीअरेंजमेंट। देन यहाँ पे दो रिएक्शन साथ में है तो उसे हम क्या कहेंगे, सब्सटीट्यूशन विथ रीअरेंजमेंट। तो आपको डायरेक्ट ऐसा भी पूछ सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट, आपको ऐसे कोई रिएक्शंस दिए हैं उनके अंदर से भी आइडेंटिफाई करने को पूछ सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन है, आपको ये सब याद रखना है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नोट्स मैं शेयर करता हूँ, ओके। आप बराबर ध्यान से देखिए नोट्स को, अच्छी तरह से इसको एक बार लिख लीजिए, प्रिपेयर कर दीजिए क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, बॉन्ड, फिशन, बहुत सारे रिएक्शंस भी हमने देखे, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इजाजत दीजिए। होमवर्क भी शेयर कर रहा हूँ, करिएगा जरूर।